तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। और ये प्लस कोर्स जो चल रहा है क्लासेस पर, डैशबोर्ड पर ओपन करोगे तो ऑन गोइंग में ये वाला चल रहा है अभी जो हम पढ़ रहे हैं, और अपकमिंग में जो आप लोगों का आने वाला है, अपकमिंग में 25 तारीख से आने वाला है। तो इसको आप लोग क्या है एनरोल जरूर कर लोगे। इसमें 19 लेसन होंगे। 19 लेसन के द्वारा मैं आपको बताना चाहूँगा, रेगुलर अपना रहता है जो MCQ, तो वो तो मैं करवाऊंगा ही, साथ ही साथ और किस तरीके से बेटर टू बेटर मैं आप लोगों को करवा सकता हूँ ये आप लोगों को बताना है। ओके, तो बिल्कुल भी वरीड उसमें आप लोगों को होने की कोई आवश्यकता नहीं है। किस किस तरीके से आप लोगों को सेशन चलेंगे तो ये आप लोगों को कंफर्म ही पता लग जाएगा। ओके, रविंद्र जी, दुष्यंत कुमार सभी आ चुके हैं भाई। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। चलिए तो चलते हैं क्लासेस को, किस तरीके से आप लोगों का जो है आज का सेशन होगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों की ओर होने वाला है, क्वेश्चन से पहले मैं आज आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा अपना डाउट सेशन। डाउट सेशन से अच्छा आप लोगों का सबसे पहले अपवाहतंत्र नदियों वाला चैप्टर आज हमको क्लियर करना है। तो भारत में नदियाँ कहाँ कहाँ से होकर गई हैं, कौन सी नदी का उद्गम स्थल क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट MCQ और साथ ही साथ उनके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। नर्मदा नदी के बारे में पढ़ेंगे, दर्शनीय स्थल क्या है, चंबल नदी है आप लोगों की, और अलग अलग बेतवा नदी है, सोन नदी है, छिप्रा, ताप्ती, इन सभी नदियों के बारे में जानकारी लेंगे। और उसके बाद जो आप लोगों का MCQ रहता है वो MCQ की ओर हम चलेंगे। ओके, MCQ आप लोगों के आज भी हैं, रेगुलर जो चीज़ें रहती हैं वो आप लोगों के लिए रहेंगी ही। तो शुरुआत कर सकते हैं किस तरीके से आज का सेशन जो है हमको शुरुआत करना है। चलिएगा, आज का सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा नदियों के बारे में। तो भाई नदियों की बात की जा रही है तो नदियों में सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि कौन सी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। तो इसके लिए पहले तो हम मैप को देखेंगे, एक एक से हम मैप से ही क्लियर करते जाएंगे। मैप से क्लियर कर लेंगे तो आप लोगों का क्या है बेटर रहेगा, आई थिंक सो, है ना। मैप से क्लियर कर लेंगे तो बेटर रहेगा, उसकी अपेक्षाकृत मैप से जो है बेटर रहेगा। अदरवाइज मैं थोड़ा सा जो है डायरेक्टली क्लियर करवा देता हूँ किस तरीके से आप लोगों को बेटर रहेगा। तो सबसे पहले जो हम नदी पढ़ने वाले हैं वो आप लोगों की रहने वाली है आप लोगों को नर्मदा नदी। नर्मदा नदी आप लोगों को दिख रहा होगा, ये यहाँ पर जो आप लोगों को दिया गया है नर्मदा नदी। अब आप कहोगे सबसे मेन बात तो ये है कि नर्मदा नदी किन किन जो है जिलों को टच करती है। सबसे पहले इसका उद्गम स्थल, उद्गम स्थल की बात की जाए तो अमरकंटक से जो है उद्गत होती है नर्मदा नदी, जो आप लोगों को यहाँ पर दिख रही है ना, यहाँ पर जो है अमरकंटक से जो है उद्गत स्थल होती है अनूपपुर। अमरकंटक जो आप लोगों का अनूपपुर में पड़ता है, अनूपपुर से ये उद्गत होती है और ये आप लोगों का जो खम्बात की खाड़ी में गिरती है। तो खम्बात की खाड़ी आप लोगों का किधर की साइड है, इधर है। इधर तो आप लोगों की बंगाल की खाड़ी है ना, इधर वाली साइड MP के इधर आप लोग जाओगे तो बंगाल की खाड़ी पड़ेगी ना, छत्तीसगढ़ से लगी इधर, और ये जो है आगे चल करके खम्बात की खाड़ी में इधर की ओर गिरती है। ठीक है, और आप लोगों का जो है मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1077 है। और कुल लंबाई की यदि बात करें नर्मदा की तो कितनी है भाई, कुल लंबाई जो नर्मदा नदी आप लोगों की है उसकी कुल लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर। 1312 है कि नहीं, 1312 है। लेकिन मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 1077। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण नदियों में आप लोगों का यही है सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसके बारे में। और कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देश की यदि पूरे भारत की बात करें तो नर्मदा नदी जो आप लोगों की है 5वीं सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है और इसका उद्गम स्थल मैंने आपको बता दिया कहाँ से होता है, अनूपपुर जो है अमरकंटक से, अनूपपुर जिले से इधर जा करके जो खम्बात की खाड़ी में ये गिरती है। ठीक है, अभी जो है एक और क्वेश्चन बनता है कि नर्मदा नदी का दूसरा नाम है आप लोगों का नामादोस। तो किस इतिहासकार ने इसे जो है नामादोस के नाम से जाना है, तो बता सकते हो किस इतिहासकार ने इसको नामादोस नाम बोला है। टॉलमी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, टॉलमी ने नर्मदा नदी को नामादोस कहा है। नामादोस क्यों, क्योंकि भिन्न भिन्न स्थानों पर इसके नाम जो है बदलते रहे हैं। ठीक है, टॉलमी ने कहा है, वेरी गुड। अब आप लोगों को एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। सहायक नदियों को क्या आप लोग जो है इसमें प्रदर्शित हैं, जो नदियाँ इसमें मिल जाती हैं वो इसकी सहायक नदियाँ कहलाती हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर एक छोटी सी देख रहे होंगे, MP में आप लोगों को दिख रहा है नर्मदा नदी जो इसकी सहायक नदी कुंदी, शेर, हिरनी, दूधी, हथनी और बंजर, शक्कर। अब ये आप लोगों को दिख नहीं रहा है लेकिन यहाँ पर तो आप लोगों को तवा नदी तो क्लियर दिख रहा है ना। तवा नदी जो आप लोगों का है, तवा नदी पर तवा परियोजना जो है बनी हुई है। ये तवा नदी इधर से आती है आप लोगों का और बनने के बाद इसमें नर्मदा में मिल जाती है। तो यहाँ पर जो है तवा परियोजना जो है बनी हुई है। अभी पूछा जाएगा कि नर्मदा की सहायक नदियाँ, तो सहायक नदियों में आप लोगों को शेर, हिरनी, दूधी हिरनी और बंजर, शक्कर, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, नर्मदा नदी के बारे में इतना इंपॉर्टेंट आप लोगों को जानना था। जो है नदी 19 से दाएँ और कुल 41 नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ होती हैं। तो कुल यदि नर्मदा की उद्गम स्थल से और खम्बात की खाड़ी में गिरने तक कुल इसकी टोटल सहायक नदियों की संख्या यदि बात की जाए तो 41 होती हैं। कितनी होती है भाई, 41। ये आपको ध्यान रखना है आप लोगों को।
अब इस पर चलाई जाने वाली परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण जो परियोजनाएं इस पर चलाई जा रही हैं, कुल कितनी परियोजनाएं चला रही हैं, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा 4 परियोजनाएं नर्मदा नदी पर जो चल रही हैं। पहली जो आप लोगों की चल रही है वो रानी अवंतीबाई परियोजना, जो आप लोगों की कहाँ चल रही है, जबलपुर में, ठीक है। रानी अवंतीबाई परियोजना जो आप लोगों की चल रही है वो कहाँ चल रही है, जबलपुर में परियोजना जो चल रही है, ठीक है। अभी रानी अवंतीबाई जो परियोजना है वो जबलपुर और बिजनौरा, तो आप लोगों को जबलपुर ये आप लोगों को यहाँ से दिख रहा होगा, जबलपुर कुछ यदि आप लोग देखे वो तो किस इस इलाके में पड़ता है जबलपुर, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों का रानी अवंतीबाई परियोजना चल रही है। दूसरी सरदार सरोवर परियोजना जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और संयुक्त राष्ट्र इन सभी के लिए जो है इम्पोर्टेंट रहती है। ये कौन सी चल रही है आप लोगों का, आगे की ओर चल रही है। इस पर जो सरदार सरोवर बांध परियोजना जो गुजरात में ऐसी एंट्री जो करेगी, यहाँ पर ही बनाया गया है। तो इसमें जो सरदार सरोवर बांध से सबसे बड़ी बात ये मानी जा रही है कि घाटा इसमें मध्य प्रदेश को हुआ है। कैसे हुआ है कि गुजरात ने जो परियोजना बनाई है वो जैसे ही एमपी से नदी निकलती है यहाँ बना दिया, वही यहाँ बना दिया, तो इससे क्षतिग्रस्त जो होने वाला क्षेत्र है वो तो जो है मध्य प्रदेश का हुआ ना। मध्य प्रदेश का ये वाला हिस्सा जो है इससे क्षतिग्रस्त होगा। ये वाला हिस्सा जहाँ पर आप लोगों का अलीराजपुर पड़ता है कि नहीं पड़ता है, तो हाँ घाटा इसमें हमारा हुआ ना कि गुजरात का तो फायदा हुआ है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसमें देखो फायदा तो हालांकि दोनों ही राज्यों को होगा, लेकिन फाइनली ज़्यादा फायदे की बात की जाए तो देखो हमारी तो ज़मीन चली गई ना। ज़मीन यदि हमारी चली गई तो फिर हम उतना उत्पादन नहीं कर पाएंगे जितना कि हमको चाहिए था, है ना। तो यहाँ पर जो आप लोगों की सरदार सरोवर परियोजना यहाँ पर जो एमपी से निकलते ही नर्मदा पर बनी हुई है, इसमें घाटा हमारा है, ठीक है। फ़ायदा किसको होगा, गुजरात सरकार को। लेकिन फाइनली एक बॉन्ड दिया गया है कि जितनी भी जो है बिजली बनाई जाएगी उसका कुछ एक हिस्सा एमपी गवर्नमेंट को सप्लाई किया जाएगा, ठीक है। अभी आप लोगों का जो है 29 बड़ी और 135 मध्यम और 3000 छोटी योजनाएं इस पर निर्माणाधीन है। मतलब नर्मदा नदी भारत की मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और जो है आप लोगों को, हाँ पूजा जी स्वागत है भाई। अब आप लोगों को सबसे बड़ी बात है कि नर्मदा नदी के दर्शनीय स्थल कौन से हैं, एक एक से क्लियर कर रहा हूँ मैं नर्मदा नदी को। तो नर्मदा नदी की बात की जाएगी, इसके दर्शनीय स्थल। सबसे पहले मैं छोटी छोटी जो परियोजनाएं इस पर बनी हुई हैं, परियोजनाओं में क्या क्या होता है थोड़ा बता दीजिए। देखो परियोजनाएं किस लिए बनाई जाती हैं, किसी भी बांध पर परियोजनाएं बनाई जाती हैं। परियोजना का मतलब होता है योजना, और योजना कोई भी किसी भी अच्छे कार्य के लिए बनाई जाती है। जैसे कि कई योजनाएं बहुउद्देशीय होती हैं, कई योजनाएं किसी को संरक्षण करने के लिए होती हैं। जैसे कि चंबल नदी पर जो योजना चल रही है घड़ियाल संरक्षण की, है ना, तो उसको अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया। ऐसे कई सारी योजनाएं बनाई जाती हैं, जैसे कि कोई बनाई जाती है मगरमच्छ संरक्षण के लिए, कोई बनाई जाती है बिजली के लिए, कोई बनाई जाती है कि गांव वालों की सिंचाई के लिए, है ना। तो हर एक योजना का अलग अलग जो है इम्पोर्टेंट रोल होता है। फाइनली जैसे कि आप लोगों का इस पर जो बड़ी बड़ी परियोजना है, सबसे पहली वर्गी परियोजना नर्मदा नदी पर ही बनी हुई है। सेकंड आप लोगों की तवा नदी जो जैसे ही मिलती है, तो नदी के मिलने से पहले दोनों धारा जहाँ मिलती हैं वहाँ पर दोनों धारा ऐसे कि तवा नदी की 2 सहायक नदियाँ आकर के तवा ही वो बाद में फूटती है तो एक हो जाती है। एक जहाँ होती है वहीं उन्होंने क्या बना दिया, बांध बना दिया। अब उससे क्या है, पानी ज़्यादा इकट्ठा होगा और नर्मदा नदी में जो है यहाँ पर मिल जाता। तो यहाँ पर तवा परियोजना तवा नदी पर बनी हुई है, और तवा नदी किसकी सहायक नदी है, नर्मदा नदी की सहायक नदी है। दूसरा इंदिरा सागर परियोजना आप लोग को बिल्कुल दिख रही है। देखो ऐसा बोला जाता है कि नर्मदा नदी पर जितने भी बांध बने हुए हैं सीढ़ी आकृति में बने हैं। जैसे कि सबसे ऊंचाई पर जो बना हुआ बांध है वो बारगी परियोजना है, उससे नीचे जो बना हुआ है वो इंदिरा सागर परियोजना, उसके नीचे ओमकार परियोजना, उसके नीचे महेश्वर परियोजना। क्योंकि यदि सबसे छोटा ये होता तो पानी को रोक रोक कर भेजा जा रहा है, मीन्स मतलब पानी एक ही है, उसका कितने ही बार प्रयोग किया जा रहा है। तो इसलिए इसको जीवन रेखा कहा गया है, क्योंकि देखो एक ही पानी यहाँ से निकलते निकलते इसका हमने इसी लाइन पर 4 बांध बना दिए, ठीक है। और ये आप लोगों का दिख रहा है, यदि किसी भी बांध को क्षति होती है तो इतना तय है कि 4 के 4 बांध अपने एक ही बार में ढह जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है, किताबी कहीं लिखा नहीं है। अब आप लोगों का नर्मदा नदी के बारे में कभी कोई दर्शनीय स्थल पूछा जाएगा, तो भाई नर्मदा नदी के दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं। दर्शनीय स्थल की यदि बात की जाएगी तो कपिल धारा, दुग्ध धारा, सहस्त्रवा, भेड़ा घाट की जो प्रपात यहाँ बनती है, तो नर्मदा नदी देखो दुग्ध धारा बनाती है भेड़ा घाट पर, और आप लोगों का ये भेड़ा घाट पर दुग्ध धारा बनाती है, उसके बाद कपिल धारा का निर्माण करती है सहस्त्र धारा। देखो दुग्ध धारा क्या होता है कि भेड़ा घाट का पत्थर जो है सफ़ेद है, पानी जैसे उस पर पड़ता है तो दूध की आकृति जैसा दिखता है, तो इसीलिए इसको दुग्ध धारा के नाम से जानते हैं। एक धुआं धारा, अब जलप्रपात भी बनाएगी तो जलप्रपात भी बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। चीज़ें काफ़ी अच्छे से दी गई हैं, पहले मैप में समझ लीजिए नर्मदा नदी कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ठीक है। अब इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए।
मान नदी पर मानसरोवर परियोजना, जोवट परियोजना है ना, महेश्वर परियोजना, काफ़ी सारी परियोजनाएं इस पर छोटी बड़ी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। कुल मिलाकर मैंने आपको बताया कि 29 बड़ी परियोजनाएं, 135 मध्यम और 3000 छोटी परियोजनाएं इस पर चलाई जा रही हैं। ठीक है, अगली नदी के बारे में बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की सेकंड, मतलब कह सकते हैं मध्य प्रदेश की जो है द्वितीय बड़ी नदी के रूप में यदि हम मान सकते हैं तो चंबल को मान सकते हैं। यही मात्र एक ऐसी नदी है जो राजस्थान में सूखा पड़ते हुए भी, कितने सालों से सूखा पड़ता हुआ आ रहा है, लेकिन चंबल कभी रुकी नहीं है, मतलब चंबल पर तब भी पानी रहता है। तो राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं चंबल को, ये बात आपको ध्यान रखना है, हालांकि इंपॉर्टेंट हमारे लिए भी है और राजस्थान के लिए। जैसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कौन सी है, नर्मदा नदी, जस्ट लाइक दैट राजस्थान की जीवन रेखा कौन सी है, चंबल नदी। क्यों, क्योंकि भाई कितना भी गर्मी हो लेकिन आप लोगों का चंबल का पानी बंद नहीं होने वाला। ठीक है, अभी दर्शनीय स्थल मैंने आपको बता दी, इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, तो नर्मदा किनारे एक जो मैं इम्पोर्टेंट जो शहर बसे उनके नाम बताता हूँ, होशंगाबाद, जबलपुर, महेश्वर, खरगोन जो आप लोगों का पड़ता है इसके किनारे पर ही, ओमकारेश्वर, खंडवा, बुधनी, ये आप लोगों को फर्स्ट डे मैप में मैंने क्लियर किया था, है ना। और आप लोगों का ये हो गया। देन आप लोगों को क्या है, पूर्व समांतर से पश्चिम की ओर बहती, इसके समांतर जो नदी आप लोगों से पूछा जा रहा है, जो इसके समांतर जो नदी है, तो इसके समांतर नदी सोन नदी बहती है। और सोन आप लोगों को दिख रहा होगा पूर्व से समांतर, ये रही सोन नदी आपको दिख रहा है, ये इसके समांतर बह रही है लगभग, मतलब थोड़ा ही सही लेकिन बहती तो है समांतर के लिए। ये मध्य प्रदेश, गुजरात व महाराष्ट्र होकर जाती है, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र होकर जाती है। गुजरात ने इसका बहुत ही फायदा उठाया है सरदार सरोवर बांध बना करके। उसके बाद हरसूद के डूबने से छनेरा का बसाया गांव, ठीक है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए। फाइनली इसमें आप लोगों को जो बचाने वाली चीज़ें जो थी नर्मदा के बारे में, तो सबसे बड़ी पहले एमपी की 4 सबसे बड़ी नदी जो आप लोगों को यदि याद करना है कि जो है नाच एसटी, मतलब चंबल, सोन, ताप्ती, नर्मदा चंबल, नाच का हो गया नर्मदा और चंबल, एसटी का मतलब सोन और ताप्ती। तो मतलब देखिए 4 बड़ी नदियाँ ये हैं। इसमें पहली वाली का मैंने आपको बखान कर दिया है। नर्मदा के अन्य नाम भी आपसे कभी पूछे जा सकते हैं, तो अन्य नाम क्या है, मैकलसुता और सोमोदेवी और रेवा। इसको अलग अलग नाम जो 3 हैं, मैं क्या है, मैकलसुता, सोमोदेवी और रेवा, इसके 3 नाम अलग अलग आप लोगों को दिख रहे होंगे। ठीक है, लंबाई मैंने आपको बता ही दिया, इसकी सहायक नदी बता दिया, और 22 नदियाँ बाएं से और 19 नदियाँ दाएं से, 41 कुल उसकी सहायक नदियाँ हैं। ये मैंने फाइनली ये वाला पॉइंट आपको बताया था कि कुल उसकी नदियाँ, सहायक नदियाँ कितनी है, 41 है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को बच्चे कॉपी सबके, मतलब दाएं से मिलने वाली नदियों का क्रम से आप लोगों को दिखाया गया है। पश्चिम से पूरब की ओर कौन कौन सी हैं, बच्चे, मतलब बानस, चंबल और काली सिंध। ठीक है, पार्वती सिंध और बेतवा केन। तो ये आप लोगों का पश्चिम से पूरब की ओर मिलने वाली नदियाँ। तो पश्चिम आप लोग समझ रहे हो कौन सा होगा, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम। तो पश्चिम से पूरब की ओर मिलने वाली नदियाँ, पश्चिम से पूरब की ओर मिलने वाली नदियाँ ये आप लोगों की हैं बानस चंबल, बनास चंबल आप लोग देख सकते हो कहाँ मिल रही है आप लोगों को, ये रही चंबल नदी यहाँ पर मिल रही है आप लोगों को, आगे आके मिल जाएगी। ठीक है, और कौन कौन सी मिल रही है ये आप सभी देख लीजिए। ठीक है, पार्वती, सिंध और बेतवा, ये आप लोग अपने अकॉर्डिंग क्लियर कीजिए। जो 4 परियोजनाएं यहाँ पर बनी थी वो मैंने आपको बता दी। दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं। किनारे पर कौन कौन से शहर बसी हुई है, देखो ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। नो कोई बात नहीं। फाइनली ये नाम आपको ध्यान है, सबसे पहले मेघा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है, इनका नाम ध्यान रखना है आपको। सिंगलू समिति किससे संबंधित है, नर्मदा विकास से संबंधित है, ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। ठीक है, और ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कोई इंपॉर्टेंट, हाँ ये वाला नर्मदा एवं सोन नदी एक दूसरे के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। तो पूर्व से पश्चिम की ओर 2 नदियाँ बहती हैं और एक दूसरे के समांतर बहती हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, अगला जो आप लोगों को बताने वाला हूँ वो आप लोगों का है चंबल नदी। चंबल नदी के बारे में सुन लीजिए। चंबल नदी को थोड़ा सा पहले मैप से पढ़िए, उसके बाद में आपको बारे में पढ़ते हैं। देखो चंबल नदी आप लोगों को दिख रहा होगा, चंबल ये आप लोगों को दिख रहा है चंबल नदी, महाभारत में वर्णित है इस नदी को, और राजा रतिदेव ने इससे उद्गमित किया था। चंबल नदी को प्राचीन काल से जो है चरमावर्ती या धर्मावर्ती के नाम से भी जाना जाता है। तो जो चंबल नदी का प्राचीन नाम आप लोगों को दिख रहा है, ये यदि सबसे पहली मेन बात जो आप लोगों का है कि उगती कहाँ से, मतलब उद्गम स्थल कहाँ से इसका, तो चंबल का उद्गम स्थल जो आप लोगों का महू इंदौर, जनापाव की पहाड़ी आप लोगों को पता होगा, ये भोपाल पड़ता है, ये आप लोगों का इंदौर, यहाँ से लगभग मानिएगा चंबल नदी है ना, ये काली सिंध बोल रहा है, चंबल नदी ये आप लोगों को महू जनापाव पहाड़, इंदौर यहाँ है आप लोगों का लगभग। तो जनापाव की पहाड़ी से ये उद्गमित होती है, इस तरीके से आप लोगों का बहती है दक्षिण से उत्तर भारत की ओर लगभग।
और ये इधर जा करके गिरती किस में होगी, बंगाल में, कि इधर की ओर बंगाल पड़ता है, इधर की ओर खंबात की खाड़ी अरब सागर पड़ता है ना। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे तो जनापाव, महू जनापाव की पहाड़ी, चंबल का जब भी नाम ध्यान आएगा तो कहाँ से उद्गमित होती है भाई, महू जनापाव की पहाड़ी से उद्गमित होती है। अभी बात की जाए कि इसकी ऊंचाई कितनी है जनापाव पहाड़ी की, तो ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जनापाव पहाड़ी की यदि ऊंचाई पूछी जाती है तो 854 मीटर। कितनी है भाई, कितनी है, 854 मीटर जनापाव पहाड़ी जहाँ से उद्गमित होती है 854 मीटर है। ठीक है, अब आप लोगों का मेन एक और बात पूछी जाती है कि इस पर कौन कौन सी परियोजनाएं बनाई गई हैं। तो इस पर आप लोगों को दिख रहा होगा, चंबल नदी पर देखो गांधी सागर परियोजना चल रही है, राणा प्रताप सागर परियोजना चल रही है, जवाहर सागर परियोजना चल रही है। परियोजनाओं वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तब सारी चीज़ें डिटेल में भी पढ़ाऊंगा, इससे भी डिटेल में, है ना। उसके बाद आप लोगों का उद्गम स्थल हो गया, और आप लोगों का सहायक नदी कौन कौन सी है। देखो चंबल नदी ये आप लोगों का चल रही है, चंबल की सहायक नदी आप लोगों को देखो काली सिंध जाकर के बाद में चंबल में मिल रही है, पार्वती नदी मिल रही है। आप लोग रटना नहीं है, मैप से ही पढ़ लोगे। चंबल यहाँ से उद्गमित हो गई, काली सिंध इसमें मिल रही है, पार्वती मिल रही है इसमें, और कौन सी मिल रही है, सिंध मिल रही है। बेतवा यहाँ से जाकर इसका नाम चेंज हो जाता है, बाद में चंबल खुद जाकर के यमुना में मिल जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जैसे इंटर करती है चंबल खुद यमुना में मिल जाती है। तो काली सिंध और ये आप लोगों का बानस कहाँ है, चंबल हो गई, काली सिंध हो गई, और ये कौन सी है, चंबल नदी है ना, बानस में। हाँ तो बानस है क्या, ये आप लोगों का बानस नदी भी इसमें मिलती है। ओके, हाँ इसमें लेकिन प्रदर्शित नहीं किया गया है फिलहाल, मतलब इसके अकॉर्डिंग प्रदेश नहीं, इधर से आके मिलती होगी कोई भी। ओके चलिए, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। ये जो आप लोगों की नदी है वो उत्तर से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, मतलब ऐसा और आप लोगों का यूपी में जाकर के निकलती है। यूपी आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना, यूपी में जाकर के निकल जाती है, और फाइनली अंत में जो है कहाँ, बंगाल की खाड़ी में गुजर जाती है। और राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा रेखा भी यही बनाती है। तो ये बिल्कुल देख सकते हो एमपी की जो सीमा रेखा तय कैसे होती है, किसी भी राज्य की सीमा रेखा कैसे तय होती है, सीमा रेखा इसी आधार पर तय होती है। तो कोई ना कोई नदी हो या कोई बड़ी प्राकृतिक चीज़ वहाँ से हो, तो भाई इधर से उधर का इलाका एमपी का है, उधर से उधर का राजस्थान का, तो ऐसे ये नदी है। तो एमपी और राजस्थान के बीच में जो बॉर्डर का काम करती है वो राजस्थान, ये नदी चंबल है, चंबल नदी जो है इसी का काम करती है, बॉर्डर का काम। ठीक है, ये सीमा रेखा है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। इसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो कितनी है भाई, 1040 है। कितनी है, 1040 है, 1040 है। और राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना जो आप लोगों की, जो एमपी की प्रथम विद्युत परियोजना जो आप लोगों की थी राज्य की, कौन सी थी भाई, गांधी सागर परियोजना। गांधी सागर परियोजना जो आप लोगों की थी, गांधी सागर परियोजना ये आप लोगों को दिख रही है, एमपी की सबसे पुरानी परियोजना है। इसका निर्माण भी जो है चंबल नदी पर ही किया गया है। और राणा प्रताप सागर बांध आप लोगों को दिख रहा होगा, ये चित्तौड़ राजस्थान में बना हुआ है। फाइनली ये आप लोगों को देखो, इसका मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दूंगा तो आप लोगों को क्लियर दिखेगा। अब ये आपको दिख रहा होगा, ये राणा सागर बना हुआ है ना, ये राजस्थान में बना हुआ है, बिल्कुल ही ना, राजस्थान के इलाके पर बना हुआ है। मीन्स जैसा ही राजस्थान में इंटर करती है वहीं पर, है ना। काफ़ी सारे आसपास के हमारे पड़ोसी राज्यों ने ऐसा ही किया है कि जैसे ही नदी निकलती है वहीं बांध बना देते हैं, तो हमारी मिट्टी बेकार होती है, लेकिन फिर भी हमको कोई घाटा नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा घाटा तो होता है भाई, जमी चली जाती है तो परेशानी होती है। ठीक है, कोई परेशानी हमको नहीं है इसमें। रुकिएगा 1 मिनट, बैटरी लो बता रहा है, तो मीन्स बैटरी इसमें नहीं है कनेक्ट। 1 मिनट। आगे चलने वाली जो मेन बात आप लोगों की है वो यहाँ पर सबसे, इसके किनारे पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। तो भाई श्योपुर और मुरैना आप लोगों को दिख रहा है, भिंड मुरैना जो आप लोगों का रहता है, तो श्योपुर मुरैना इसी लाइन पर पड़ता है, श्योपुर और मुरैना। और आप लोगों का मंदसौर नीमच जिलों की जो सिंचाई इसी से होती है। किनारे तो रतलाम, श्योपुर और जो है रसिम जिसको कह सकते हैं, रतलाम, श्योपुर और मुरैना। इसका याद रखना, चंबल के किनारे जितने भी शहर बसे हुए हैं उनका शॉर्ट ट्रिक है रसिम। मीन्स आप लोगों का रतलाम, सा से हो गया श्योपुर और वहाँ से हो गया मुरैना। ओके, ट्रिक याद कर लो।
इससे रिलेटेड जो फैक्ट आप लोगों को पढ़ाना है वो ये रहे, चंबल नदी का जो है वर्णन महाभारत में मिलता है। मैंने आपको बताया था कि राजा रतिदेव ने इसे उद्गमित किया था, तो ये ऐसा महाभारत में वर्णन मिलता है ना कि चंबल नदी को प्राचीन काल में जो है प्राचीन नाम भी ध्यान रखना है हर एक चीज़ का आप लोगों को। जो चरमावती आप लोगों को दिया गया, तो चरमावती और धर्मावती नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में। चंबल नदी को प्राचीन काल में चरमावती और धर्मावती नाम से जाना जाता था। उद्गम स्थल मैंने आपको बता दिया, जनापाव की पहाड़ी से होता है, इंदौर महू जो इंदौर आप लोगों के पास में पड़ता है, और इटावा में इसका समापन होता है। यमुना नदी में ये मिल जाती है, मैंने आप लोगों को बताया था, ये यमुना में भी यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ पर, ठीक है। ये ऐसे ऐसे चंबल आता है और यहाँ आके आप लोग दिख रहा होगा यमुना में मिल गया, यमुना ऐसे आगे आप लोगों का आगे निकल जाता है ऐसे, ओके। अधिकांश नदियाँ हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, अधिकांश। और क्या फैक्ट है यहाँ पर, सहायक नदी आप लोगों को बता दिया, शिप्रा, काली सिंध, पार्वती और बनास। तो मैंने ये भी आप लोगों को दिखा दिया था कि शिप्रा, काली सिंध कहाँ है। देखो चंबल की सहायक नदी काली सिंध हो गया, पार्वती हो गया, सिंध नदी और बेतवा नदी है ना। और राजस्थान वाली एक नदी है जो आप लोगों को दिखा रहा है बनास, वो राजस्थानी नदी है, राजस्थान से आकर के मिलती है। उत्तर पूर्व की ओर बहाव होता है, मैंने बता रखा है आप लोगों को, राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच सीमा निर्धारित करती है, बता रखा है ना। नदी के जल का जो है अवनाल का अवदान में भिंड मुरैना निकट गहरी खाइयाँ हैं, तो इनको हम अपनी क्षेत्रीय भाषा में, मैं ग्वालियर से ही हूँ, तो इनको हम बीहड़ कहते हैं। चंबल हमारे काफ़ी पास से निकलती है ना, भिंड हमसे ज़्यादा दूर नहीं है ग्वालियर से, तो देख रखा है, बीहड़ ही कहते हैं उनको। और काफ़ी गहरी गहरी खाइयाँ हैं जो क्या है नदी के कटाव से बनी हुई हैं। इसकी लंबाई जो है 1040 है, और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई क्या है जो है 960 या 65 के समथिंग ऐसा कुछ है। एंड राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना गांधी सागर परियोजना थी, वो इसी पर बनी हुई थी मंदसौर में। और राणा प्रताप सागर परियोजना जो चित्तौड़ राजस्थान में बनी हुई, जवाहर सागर परियोजना कोटा राजस्थान में जो बनी हुई है, इसकी ट्रैक है गरज, गरज यानी गांधी सागर परियोजना, आपको राणा प्रताप सागर योजना, और जहाँ आप लोगों का कौन सा है भाई, जवाहर सागर परियोजना। तो ट्रिक्स याद करोगे तो आप लोग कभी भूलोगे नहीं, ओके। इसके किनारे पर कौन कौन से बचे हुए हैं मैंने बताया था, रसिम, रतलाम, श्योपुर और मुरैना। चंबल श्योपुर नहर से भिंड, मुरैना, ग्वालियर, नीमच कई क्षेत्रों की सिंचाई होती है, और चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच सीमा बनाती है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को कोई परेशानी जो है नहीं होना चाहिए। चलते हैं अगली नदी की ओर, क्या कहती है भाई। अगली नदी जो आप लोगों की टिक कर रखी है वो है मैंने बेतवा नदी। बेतवा आप लोगों को दिख रही होगी कुछ यहाँ से, इस पर एक ही परियोजना बनी हुई, राजघाट परियोजना। तो राजघाट परियोजना आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई, राजघाट परियोजना, तभी तो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, है ना। इसका उद्गम स्थल यहाँ पर जो है रायसेन पड़ता है, भोपाल के पास, इससे पहले रायसेन ही पड़ता है ना। तो इसका उद्गम स्थल जो आप लोगों का है वो रायसेन के कुमरा ग्राम से उत्तर में यमुना में जाकर के मिल जाती है। फाइनली अंत में तो यमुना में मिलती है, लेकिन इससे पहले जो देखा जाए तो ये कहाँ से उद्गमित होती है, ये आप लोगों का उद्गमित स्थल जो आप लोगों का है एमपी में होता है रायसेन, कुमरा ग्राम उसका नाम है। क्या नाम है, कुमरा ग्राम। तो रायसेन से उद्गमित होती है, हमको तो ये ध्यान रखना है कि बेतवा नदी रायसेन से, भोपाल के पास में है रायसेन। अच्छा, इसकी सहायक नदियाँ आपको दिख रही हैं क्या, सहायक नदी यहाँ पर नहीं दिख रही, काफ़ी छोटी छोटी नदियाँ हैं वो, जो क्योंकि पूरी नदी तो आपको दिख ही रही है। अभी जो धसान और बीना नदी है, जो छोटी छोटी सहायक नदियाँ हैं जो कि इसमें आप लोगों को नहीं दिख रही, क्योंकि वो बड़े बड़े जो नदियाँ हैं उनका मैंने मैपिंग बनाया था। ये जो आप लोगों की है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा रेखा बनाने में निर्धारित करती है। ये ऐसे ऐसे जो नदी निकली हुई है ना, ये यूपी का बॉर्डर को बनाती है। मतलब इस तरीके से देखो, मैंने बताया था कि जैसे राजस्थान के लिए बात करते हैं तो चंबल नदी है, जस्ट लाइक दैट बेतवा की बात करते हैं तो यूपी के साथ एमपी की लाइन को रिफ्रेश करने में इसकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि हम लोग क्या है, किसी ना किसी चीज़ को मिटा देते हैं, लेकिन नदियों नालों को मिटाना इतना आसान नहीं होता। नदियों पहाड़ों को, नालों को तो आप कभी भी बना देते हो, कभी भी हटा देते हो। इसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो 480 किलोमीटर, कितनी है, 480 किलोमीटर। और बेतवा नदी मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। तो पहली तो आप लोगों की नर्मदा थी, दूसरी मैंने आपको चंबल बताया। और भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नर्मदा नदी। फिलहाल इसकी बात की जाए तो बेतवा नदी जो है भारत की नहीं, मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। इसकी सहायक नदियाँ आपको नहीं दिख रही, छोटी छोटी है।
इस पर जो आप लोगों का है बेतवा नदी पर एक तो आप लोगों का बना हुआ है भांडेर नहर, ग्वालियर, भिंड, मुरैना लाभान्वित, ये हलाली, माता टीला बांध। एक तो मेन परियोजना की बात की जा रही है जो राजघाट परियोजना इस पर बनी हुई है, राजघाट परियोजना की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, राजघाट परियोजना शायद आपकी सिंध पर बनी हुई है ना। नहीं, इसी पर है भाई, बेतवा नदी पर ये राजघाट परियोजना आप लोगों की राजघाट परियोजना बनी हुई है। सेकंड बात आप लोगों का जो है ग्वालियर को सिंचित करने वाला मीन्स हमारा क्षेत्र ग्वालियर जो है, इस पर माता टीला बांध बना हुआ है बेतवा नदी पर। और माता टीला बांध जो महारानी लक्ष्मीबाई सागर भांडेर नहर, हाँ एक पर ही है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। माता टीला बांध जो आप लोगों का है राजघाट परियोजना, दोनों ही जो आप लोगों की बेतवा नदी पर ही बनी हुई। राजघाट परियोजना से हमारा जो दतिया जिला काफ़ी सिंचित होता है, काफ़ी लाभान्वित होता है दतिया जिला, और ग्वालियर भी आप लोगों का यहीं पड़ता है, दतिया भी आसपास ही पड़ता है। तो राजघाट परियोजना ये उसको दतिया को बहुत लाभ पहुंचाती है। साथ ही साथ जो है भांडेर नहर जो है वो दतिया, ग्वालियर, भिंड लाभान्वित से होते हैं। और इससे एक और नहर निकलती है हलाली नहर जो रायसेन और विदिशा को, ये यहीं से जो आप लोगों की निकल जाती है रायसेन और विदिशा की ओर, यहाँ से आगे की ओर बढ़ती है। नहर की बात कर रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट थी, इसीलिए आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ से जो आप लोगों की निकलेगी एक यहाँ से निकलती है लगभग, ठीक। इसका थोड़ा सा डिटेल जानते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। बेतवा नदी की बात कर रहे हैं तो बेतवा का मैंने बताया कि रायसेन के कुमरा ग्राम, तो कुमरा ग्राम आप लोगों को भोपाल के पास में ही पड़ता है रायसेन, वहाँ से इसका उद्गम स्थल है। सहायक नदियाँ मैंने बताया धसान और बीना, और यह नदी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा रेखा बनाती है। हम बिल्कुल देख पा रहे हैं इसमें कि सीमा रेखा बना रही है। जैसे जैसे ये पास से जैसे बिल्कुल ये ऐसे निकली है ना, ऐसे ये ऐसा निकलता जा रहा है, तो इसी तरीके से जो है एमपी और यूपी की जो है सीमा रेखा निर्धारित कर दी गई है। कर दी गई कि नहीं हमको क्लियर दिख भी रहा है। एंड आगे इसमें आप लोगों का है, आगे क्या कह रहा है अभी, हाँ कुल लंबाई 480 किलोमीटर, फैक्ट है, याद करना है। पांचवी सबसे बड़ी नदी कौन सी है भाई, मध्य प्रदेश की बेतवा नदी है। इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे ये नहीं बताया मैंने, लेकिन कर लीजिए याद। अशोक, आग से बचो, तो अशोक मतलब अशोकनगर, आग मतलब ओरछा, गांव मतलब गुना, से मीन्स जो है ओ अच्छा है, धसान में मैंने नहाया है, चलो अच्छा है। हाँ ये क्या बोल रहा हूँ मैं, जो पांचवी ये गुना, सांची, विदिशा, चाचड़, ये आप लोगों की इसकी जो है आगे इसके किनारे बसे हुए शहर थे। इसका याद करने का ट्रिक भी आप लोगों को लिखी गई है यहाँ पर। अशोक आग से बचो, तो अशोक आग से कब बचेंगे, जब बेतवा नदी के किनारे जो सहायक हैं कौन कौन सा है, अशोकनगर, ओरछा, गुना, से आप लोगों का सांची, विदिशा और चाचड़। सहायक नदी धसान, बेस, बीना और जामनी, बता दिया मैंने आपको। परियोजना है मेन आप लोगों का यहाँ पर फैक्ट है आप लोगों का परियोजनाओं वाला। तो माता टीला बांध जो आप लोगों का बना हुआ है महारानी लक्ष्मीबाई सागर बांध, भांडेर नहर जो दतिया, ग्वालियर, भिंड, मुरैना को लाभान्वित करती है, जो मैंने आपको बता दिया, और जिसको राजघाट परियोजना के नाम से भी जानते हैं, जो आप लोगों को चित्र में दिख रहा होगा राजघाट परियोजना नाम से, ये दिख रहा है राजघाट परियोजना जो आप लोगों की है ना, वो हमारे इस वाले इलाके को काफ़ी लाभान्वित करती है। ये वाली परियोजना लगभग कह सकते हैं इतने इलाके को लाभान्वित करती है। फिर इधर वाले एरिया को कवर करने के लिए आप लोगों का सिंध निकल जाती है, हमारे ग्वालियर से निकलती है, ग्वालियर, डबरा, ऐसे सिंध निकल जाती है, और ऊपरी क्षेत्र के इलाकों के लिए चंबल आ जाती है। तो पानी की कोई कमी नहीं है भाई अपने इलाके में ना, पानी अपने पास पर्याप्त है। मैं अपने ग्वालियर की बोल रहा हूँ, पानी पर्याप्त है, लेकिन फिर भी कभी कभार आ जाता है ना, थोड़ा सा पानी की परेशानी तो हो ही जाती है। यहाँ तक तो कोई परेशानी होना नहीं चाहिए। अभी चलते हैं अगली नदी पर। अगली नदी जो आप लोगों की कौन सी है भाई, इसमें मुझे दिख रही है क्या, इसमें तो दिख नहीं रही है। छोटी नदी है सोनार नदी, एक आप लोगों का हो गया सोनार नदी, नहीं सोन अलग है, सोन ये रही। इस पर बाण सागर परियोजना बनी हुई है, तो सोन को पढ़ते हैं पहले। देखो सोन नदी जो आप लोगों की है ये रही, ये नदी सबसे पहले उद्गम स्थल की बात की जाए तो सेम मैंने अभी आपको बताया था कि इसके समांतर चलती है नर्मदा के। तो ये भी आप लोगों का अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है, ठीक है। और समापन पटना के निकट गंगा में होता है। तो ये बिहार पटना ऐसे चलती है ऊपर की ओर, निकलती है यहाँ से और जाते ऊपर की ओर है। तो इसका समापन काफ़ी लंबा होगा। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर बनी हुई है, काफ़ी इंपोर्टेंट परियोजनाओं में से एक है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, 3 राज्यों को लाभान्वित करती है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। ये आप देख सकते हो सोन नदी,
उत्तर प्रदेश यहाँ पर जस्ट आपका लगा हुआ है, और उसी के ऊपर आप लोगों का बिहार भी लगा हुआ है। तो एमपी, यूपी एंड बिहारियों को ये जो है फ़ायदा उपलब्ध करवाती है, ठीक है, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगा। एंड इसको हाईलाइट से कर सकते हैं। ये आप लोगों का है, ये आप लोगों का दिख रहा है। ये सोन नदी देखो, हमने कौन कौन सी पढ़ ली, एक ये पढ़ लिया आप लोगों का, एक ये पढ़ लिया आप लोगों का, है ना, और आप लोगों का एक चंबल पढ़ लिया आपने, एक अपना वेदवा पढ़ लिया अपन ने, है ना। अब पढ़ रहे हैं सोन नदी। तो याद करने लायक चीज़ जो आप लोगों की है वो है बाणसागर परियोजना। क्या है भाई? बाणसागर परियोजना याद करने लायक है, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है इसमें। लंबाई की बात की जाए तो 780 है, 780 किलोमीटर लंबाई। आप लोग यदि इसकी याद रखना चाहो तो रख सकते हो, आप लोगों को टेस्ट में पूछा जाएगा। आज 3 बजे टेस्ट है भाई, सभी का दे देना, है ना। और परियोजना हो गया। मुख्य बांध जो आप लोगों का है वो शहडोल में बनाया गया है, और ठीक है, और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। सोन नदी की बाढ़ अधिक विनाशकारी होती है, ये मैं आपको उसमें पढ़ा देता हूँ। बेतवा हो गया सोन। सबसे पहले मैंने इसकी सहायक नदी आपको नहीं पढ़ाई, जो कि हमें क्या है मैप में दिख नहीं रही है, इसीलिए मैंने इसका सहायक नदी आपको नहीं पढ़ा है। लेकिन टॉन्स, विधर्मा जो आप लोगों को दिख रही हैं छोटी छोटी नदियाँ, उनके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। देखो आप लोगों का जो है बनास, गोपद, रेहंद, देखो ये आप लोगों का हो गया ना, इसमें कोई परेशानी है नहीं। बाणसागर परियोजना आप लोगों का हो गया। एंड ये भी हो गया, विनाशकारी, बाढ़ विनाशकारी होता है, ये हो गया आपका। अब हम कुछ छोटी छोटी नदियों के ऊपर पढ़ना चाहेंगे, जिनका मैं एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दिखाऊंगा, आप पीडीएफ से पढ़ लेना। मैं यहीं पर आप लोगों को एक्सप्लेन उनको करना चाहूँगा। देखो सबसे उसके बाद मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा भाई आप लोगों को दिख रही है क्या? क्षिप्रा दिख रही है क्या? तो क्षिप्रा की बात करेंगे तो ये इंदौर के यहाँ से निकलती है, काकरी बरेड़ी पहाड़ी जो आप लोगों की है, और उज्जैन, रतलाम, इंदौर में बहती हुई चंबल में जाकर के मिल जाती। तो मैंने बताया फाइनली आप लोगों को चंबल में मिल जाती। तो चंबल की सहायक नदी भी है ये आप लोगों का जो है क्षिप्रा। उज्जैन जो आप लोगों का है क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। आप लोगों को काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है। और गंभीर इसकी सहायक नदी है। खान और गंभीर जो इससे भी छोटी हैं, उन जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। समुद्र मंथन जो हुआ था आप लोगों ने पढ़ा होगा, समुद्र मंथन। समुद्र मंथन में, या सुना तो होगा ना, समुद्र मंथन में शिव जी ने जो जहर लिया था, उससे पहले समुद्र मंथन जो हुआ था वो क्षिप्रा नदी में ही हुआ था। मालवा की गंगा क्षिप्रा को कहते हैं। तो एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मालवा, आप लोगों का मालवा का ये पड़ता है, तो मैं मालवा की गंगा किसको कहते हैं? तो भाई मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। तो इसको आप लोग यहाँ से लिख लीजिए या याद कर लीजिए, मालवा की गंगा कैसे कहते हैं, ठीक है। मालवा की गंगा कहते हैं क्षिप्रा नदी को। अगली बात पढ़ाना चाहूँगा ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो आप लोगों की है वो सूर्यपुत्र इसको कहते हैं, सूर्यपुत्र के नाम से जानते हैं। ताप्ती नदी ये आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना। ताप्ती नदी तो दिख रहा है ना, ये रही वही ताप्ती नदी, ये रही ताप्ती नदी, दिख रहा है। अब बैतूल जिले के मुल्ताई से उद्गमित होती है, बैतूल जिले से जो है उद्गमित होती है इसकी। मुल्ताई नामक पहाड़ी जो आप लोगों की है, मुल्ताई से जो है उद्गमित होती है जो आप लोगों की ताप्ती नदी है। और ये मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा, एमपी की दक्षिणी सीमा, देखो उत्तर वाली सीमा कौन निर्धारित करती है? चंबल। दक्षिणी सीमा आप लोगों की ताप्ती नदी निर्धारित करती है। ओके, सहायक नदी है इनका पता है आप लोगों को, गिरना, बोरी, शिवा, काकर आप लोगों की इसकी सहायक नदियां हैं, काकरा पार। नर्मदा नदी ये आप लोगों की है, जो ये आप लोगों को दिख रहा होगा। नर्मदा नदी के बारे में एक फैक्ट दिया गया यहाँ पर कि ताप्ती पश्चिम की ओर बहकर जो एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी क्या होता है? नदियों के मुहानों को हम एस्चुरी कहते हैं। मुहाने पर पतली पतली रेत आती है, उसमें बहुत अच्छी वो है रहती है नमी, और काफ़ी सारे पोषक तत्व तो रहते हैं, जिसके चलते काफ़ी अच्छी मात्रा में खेती होती है एस्चुरी वाले इलाके में। ओके, अब आप लोगों को ये ताप्ती हो गया। फिर तबा मैंने आपको बता ही दिया। तबा ये आप लोगों की है पचमढ़ी महादेव पर्वत से जो है ये उद्गमित होती है। पचमढ़ी आप लोगों को यहाँ ये उद्गमित होते ही आप लोगों का जो है नर्मदा की सहायक नदी भी है। और इसके जो पास में बसे हुए जो नगर हैं वो है तवा नगर और पचमढ़ी।
सबसे लंबा बांध तवा नदी पर बना हुआ है, मैंने आपको बताया था ना सबसे लंबा बांध, कल ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो भाई तवा नदी पर बना हुआ है सबसे लंबा बांध, उसकी लंबाई कौन सी है? लंबाई है 1322 किलोमीटर, मतलब 1322, होशंगाबाद जिले में जो बना हुआ है। ठीक है, अगला आप लोगों को पढ़ाना चाहूँगा काली सिंध। छोटी छोटी हैं, ये एक्सप्लेन करना है बस थोड़ा सा। आपको ये आना चाहिए कहाँ से जो है उद्गमित होती हैं, तो देवास से ये उद्गमित होती है। बगाली गांव आप लोगों का है, और इसकी कुल लंबाई काली सिंध की कितनी है? 150 मीटर। मीटर नहीं, सॉरी किलोमीटर, इतना भी छोटी कोई नदी नहीं होती, 150 किलोमीटर। ओके, और इसके किनारे मूल रूप से देखा जाए तो देवास और सोनकच्छ जो है बसा हुआ है। काली सिंध के किनारे देवास और सोनकच्छ बसा हुआ है, ये आप लोगों ने शायद पढ़ लिया होगा। एक और छोटी नदी आप लोगों को दिख रही होगी यहाँ पर, कैन नदी। कैन नदी जो आप लोगों की है वो कटनी, ठीक है, कटनी से आप लोगों की जो है कटनी कैमूर से पन्ना बांध जिला जो आप लोगों की होती है और यमुना में समाहित हो जाती है। कैन नदी का एक क्वेश्चन जो बनता है वो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। इसका प्राचीन नाम लो आप लोगों से पूछा जा सकता है ना। इसका प्राचीन नाम, जो कैन नदी का प्राचीन नाम था वो था शक्तिमती। ओके, आई होप आशा करता हूँ इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी जो मैंने इस मैप के माध्यम से समझाने का कोशिश किया है। उसके बाद आप लोग पीडीएफ्स को आसानी से पढ़ लोगे और भी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब आप लोगों को जो मेन में आपको ले आने चल रहा हूँ, एक जो बना रखा है मैंने, वैनगंगा कैन तक आप लोगों का हो गया है। वैनगंगा इंपॉर्टेंट नहीं है। टॉन्स नदी, टॉन्स आप लोगों का है कि मेनली कहाँ पड़ता है, तो सतना जिले के मेहर कैमूर पहाड़ी से उद्गम होता है और आप लोगों का जो है सिरसा उत्तर प्रदेश के पास गंगा में इसका समापन होता है ना। कुंवारी नदी शिवपुरी पठारी से निकलकर भिंड जिले की लाहौर तहसील में सिंध नदी में समा जाती है कुंवारी नदी। पार्वती नदी आपको पता है सीहोर जिले से निकलकर चाचौड़ा गुना से होती हुई चंबल में मिल जाती है, और इसके किनारे वाले जो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट रहता है वो है आप लोगों का ये वाला फैक्ट, ये वाला जो चार्ट है आप लोगों का वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा इसको एक एक बार मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो किसी भी नदी के जो क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं वो मेन पहला बनता है आप लोगों का, उसको लॉक कर दो, लॉक कर दिए, उस वाले गेट को लॉक कर दो। उसका उद्गम स्थल आप लोगों का, अंतिम स्थल, उसकी लंबाई, कुल लंबाई कितनी है, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं। और शुरुआती 8 नदियों तक तो मैंने भी आपको पढ़ा दिया है, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा। एंड आप लोगों का 8 नदियाँ जो छोटी छोटी नदियाँ वो मैंने आपको नहीं पढ़ाया, इसको आप लोग फैक्ट के माध्यम से पढ़ोगे, है ना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों को यही चाहिए जो है फील करती हैं। सोन नदी, ताप्ती नदी, चंबल, नर्मदा तो मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था, इसमें तो आपको कोई परेशानी होगी नहीं। चलो एक बार इसका रिवीजन करके देख लेते हैं, पूरा का पूरा सुनना ध्यानपूर्वक। नर्मदा नदी उद्गम स्थल अमरकंटक से होता है और अनूपपुर से जो 10-51 फीट से मतलब ऊंचाई उसकी दी गई है। खम्बात की खाड़ी में विसर्जित होती है और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 1077, कुल लंबाई है 13-12 किलोमीटर। जैसा यह महत्वपूर्ण तथ्य जो पूछे जाते हैं, तथ्य कौन से होते हैं जिनको जो है आयोग स्वीकार करता है, वो आप लोगों के लिए तथ्य हो जाते हैं कि नहीं। कुल सहायक नदियों की संख्या कितनी है? 41। कितने जिलों में प्रवाहित होती है? 16 जिलों में। ठीक है भाई, बात करते हैं चंबल की। प्राचीन नाम है इसका धर्मावती। जानापाव, महू जानापाव, इंदौर जो आप लोगों का है ना, इंदौर के पास में पड़ता है। महू जानापाव की पहाड़ियों से ये जो है उद्गमित होती है। इटावा उत्तर प्रदेश, यमुना में जाकर के ये मिल जाती है। और लंबाई आपको पता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों का है जो दिशा पश्चिम से उत्तर की ओर, तो ये आप लोगों का उत्तर दिशा पूरा पश्चिम, मतलब इधर से इधर की ओर बहती है वो ना, इधर से इधर की ओर। ओके, ताप्ती के बारे में बताया, मुल्ताई बैतूल से निकलती है ताप्ती, खम्बात की खाड़ी में मिल जाती है। जैसा आप लोगों का पूरब से पश्चिम, अधिकांश नदियाँ जो आप लोगों की हैं पूरब से पश्चिम, बस कुछ एक नदियाँ हैं जो पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं, कोई पश्चिम से उत्तर, अधिकांश। ओके, अब बात करते हैं सोन नदी की। सोन नदी का उद्गम स्थल आप लोगों को कौन सा है? अमरकंटक है। और अमरकंटक की बात की जा रही है तो गंगा से दानापुर के निकट होता है। और इसकी लंबाई और दिशा दोनों ही आपको निर्धारित हैं। सहायक नदी इसकी कौन सी है? जोहेला रेहंद। बेतवा नदी आप लोगों को कुमार गांव और रायसेन से ये होकर के निकलती है।
उसमें हमने देखा था। और चंबल नदी उत्तर प्रदेश में आप लोग का मिल जाती है, कह सकते हैं बेतवा नदी चंबल की सहायक नदी है। भालाकुंड जलप्रपात इसी नदी पर बना हुआ है, विदिशा रांची और इस पर स्थित है। विदिशा और रांची जो इंपोर्टेंट दो शहर हैं वो बेतवा नदी पर स्थित हैं, ठीक है। क्षिप्रा आप लोगों को मैंने बताया था। काकराबड़ी, इंदौर और चंबल में ये अंत में समाहित हो जाती है, मीन्स चंबल की सहायक नदी है। तो सहायक नदी क्या होती है? जो नदी अंत में उसी नदी में समाहित हो जाती है वो उसकी सहायक नदी कहलाती है। तो आप लोग का जो चंबल में समाहित होने वाली क्षिप्रा है तो क्षिप्रा चंबल की सहायक नदी हो जाएगी। और इसका इंपोर्टेंट तथ्य के रूप में ये रहेगा उज्जैन और महाकालेश्वर इसमें अवस्थित हैं। ओके, इसके आगे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं कि उन पर बसे नगर, और मतलब नदियों पर कुछ प्राचीन जमाने में क्या होता था, पानी की मूल सुविधा क्या है? नदी थी। ऐसा तो नहीं है कि कहीं भी भाई धरती जो अंदर मशीन डाली और मतलब हो गया पानी, ऐसा तो नहीं था उस समय। तो अधिकांश नगर जो है नदियों के किनारे बसते थे। देख सकते हो कितने सारे नगर जो है नदियों के किनारे पर बसे हुए हैं। अधिकांश नगर नदियों के किनारे पर बसे हुए हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट आप लोगों को याद करने पड़ेंगे, पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। प्रवाह की दिशा याद रखना है हमेशा। एमपीपीएससी एक क्वेश्चन, लगभग एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है प्रवाह की दिशा, ज़्यादा कोई परेशान करने वाली बात नहीं है। उत्तर पूर्व से कौन कौन सी नदी बहती है, मिलन स्थान कहाँ है, ये आप लोगों को याद कर लेना है। दक्षिण में कौन सी नदी बहती है ना। अब फाइनली जो है हम अपवाह तंत्र, हाँ अपवाह तंत्र को पढ़ाना आपको जरूरी है। स्पेशली टॉपिक के दौरान पढ़ाया जाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि आप लोगों का टाइम हो जाएगा नहीं तो। और जलप्रपात कौन कौन से बने हुए हैं इसको एक बार पूरा पढ़ते हैं, देख लीजिए। देखो धुआंधार जलप्रपात जो आप लोगों का बना हुआ है वो नर्मदा नदी भेड़ाघाट में जो स्थित है उस पर जो बना हुआ है। फिर दुग्धारा जलप्रपात आप लोगों का अनूपपुर में बना हुआ है, नर्मदा नदी पर ही बना हुआ है। ये जलप्रपात के क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के। मंदार जलप्रपात ये कहाँ बना हुआ है, जो है हांडिया बड़बाहा, मतलब ये भी नर्मदा पर ही बना हुआ है। चचाई जलप्रपात बीहड़ जो आप लोगों का रीवा पन्ना के निकट जो बना हुआ है, पांडव जलप्रपात बना हुआ है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर बना हुआ है ये। राहतगढ़ जलप्रपात चंबल नदी पर है ये। झाड़ीदह जलप्रपात ये आप लोगों का ये भी चंबल पर है। बालाकुंड जलप्रपात पर्वतीय सागर, मतलब ऊंचाई वाले स्थानों से पचमढ़ी में ऑटोमेटिक ये बनते हैं जलप्रपात। जलप्रपात क्या होता है भाई, पहाड़ियों से पानी का गिरना जलप्रपात कहलाता है, जिसको हम झरने भी कह देते हैं, कभी जलप्रपात भी कह देते हैं, ठीक है। कपिल धारा जलप्रपात ये आप लोगों का जो झरने और उसमें एक थोड़ा सा जलप्रपात में अंतर होता है। जलप्रपात नदी से उद्गमित होता है, ठीक है, और झरने में सडनली ही आप कह सकते हो कहीं से चाहे पहाड़ में से पानी गिरने लगा, उसका पता नहीं है स्रोत कहाँ से आ रहा है, पानी का मतलब स्रोत क्या है वो पता नहीं है, लेकिन पानी गिर रहा है तो उसको हम झरना कहते हैं। जलप्रपात और झरना में ये थोड़ा सा अंतर रहता है। जलप्रपात तो फाइनली आपको पता है ऊपर से जो है ना पानी आ रहा है आप लोगों का, ठीक है। और इम्पोर्टेंट आप लोगों को ये जो इम्पोर्टेंट हैं वो लगभग यहाँ पर दिए गए हैं। कपिल हो गया, भालकुंड हो गया, चूलिया, पांडव, चाचई, मंदार, दुग्धारा और धुआंधार। ऊपर के 2-5 तो आप लोग रट के बैठे जाना बिल्कुल, है ना, ठीक। फाइनली अगले जो मेन टारगेट की हम अभी तक जो डेस्टिनेशन तय कर रहे थे, हमारा 1 घंटे का पूरा क्लास रहता है, उसी में हमारा जो मेन क्लास हो चुका है। अब फाइनली जो रेगुलर क्लासेस की तरह हमारा जो मेन टारगेट रहता है वो किसकी ओर रहता है, हम जो है ये करेंगे एमसीक्यूज। तो आज के एमसीक्यूज आप लोगों को आपके सामने दिख रहे होंगे किस तरीके से आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर करना है। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। आज का फर्स्ट एमसीक्यू आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन जो आप लोगों का दिया गया है, क्वेश्चन आप लोगों से कहता क्या है भाई बता दीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो बता सकते हो भाई कौन सा जिला आप लोगों का है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला। देखो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला जो आप लोगों का है वो इंदौर आप लोगों का रहा है। ऑप्शन सी के साथ आप लोगों को जाना है। पातालकोट घाटी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताइए भाई पातालकोट घाटी किस जिले में स्थित है? तो आप लोगों का पातालकोट घाटी जो आप लोगों की है वो छिंदवाड़ा में स्थित है। ऑप्शन ए के साथ आप लोगों को जाना है। ये जो छिंदवाड़ा में स्थित है प्राचीन ऐतिहासिक धार्मिक स्थल भी है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। भगवान शनि की बहन किस नदी को कहा गया है? तो भगवान शनिदेव की बहन किस नदी को कहा गया है बताइए भाई। देखो शनिदेव की बहन की बात कर रहा है तो आप लोगों का ताप्ती नदी को कहा गया है। ताप्ती नदी भाई कहाँ से उद्गमित होती है? मैंने अभी बताया था बैतूल से उद्गमित होती है और ये आप लोगों की खंबात की खाड़ी में जो है जाकर के गिरती है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर।
724 आप लोगों को ये डेट, ये जो है नंबर जरूर ध्यान रखना है। कौन सा मध्य प्रदेश की एक से अधिक बार मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो बताइए भाई कौन है जो है मध्य प्रदेश में एक से ज़्यादा बार मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? देखो इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा वो उमा भारती आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। उमा भारती जो है एक से ज़्यादा बार मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री, इसको तो कोई गलत कर ही नहीं सकता भाई। सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? 15 सेकेंड ही दे रहा हूँ फिलहाल। मध्य प्रदेश के सबसे पहले मुख्यमंत्री जो आप लोगों के हैं रविचंद्र शुक्ल जी आप लोगों के थे। इनके आगे पंडित लगता था, मैंने आपको एक्सप्लेन में भी बताया था। मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एमपी के फर्स्ट जो है कौन थे चीफ जस्टिस? देखो मध्य प्रदेश के पहले जो है न्यायाधीश के रूप में जस्टिस एम हिदायतुल्लाह आप लोगों का ए वाला राइट आंसर होगा। इसमें ऑप्शन ए के साथ आप लोगों को जाना है। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो भाई भारत में एमपी का कौन सा स्थान है ये बताना है। बताइए भाई कौन सा स्थान है जनगणना के अनुसार। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो भाई 5वां स्थान है। पहले स्थान की यदि बात किया जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत जो है एमपी जो है 5वें स्थान पर था। और एमपी और फर्स्ट पर जो आप लोगों का था वो यूपी था, और सेकंड पर महाराष्ट्र, थर्ड पर जो आप लोगों का था बिहार, और फोर्थ पर आप लोगों से कौन था? पश्चिम बंगाल। हाँ देखो फिलहाल आप लोगों को फर्स्ट ध्यान रखना है और अपना ध्यान रखना है। फर्स्ट है आप लोगों का यूपी का, अपना क्या है 5वां। सेकंड महाराष्ट्र का है, थर्ड बिहार, और फोर्थ है पश्चिम बंगाल, और फिफ्थ है अपना भाई एमपी। ओके, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? एरिया वाइज अपना कौन सा स्थान है बताइए। देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से एमपी का जो है सेकंड प्लेस है। फर्स्ट जो आप लोगों का है वो राजस्थान का है, सेकंड आप लोगों का एमपी है, थर्ड आप लोगों का महाराष्ट्र, फोर्थ आप लोगों का कौन सा है? यूपी है। ओके, सरदारपुर वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो बता सकते हो भाई सरदारपुर वन्यजीव अभ्यारण्य एमपी के किस इलाके में जो है पड़ता है? सरदारपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात की जा रही थी, तो ये जो आप लोगों का बना हुआ था वो धार जिले में बना हुआ था। सरदारपुर धार जिले में स्थित है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो सरदारपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की आपकी स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1983 में। सरदारपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1983 में। और इसका एरिया की बात की जाए, एरिया इसका 348 वर्ग किलोमीटर है, 348। ओके, एरिया की बात की जाए 348 वर्ग किलोमीटर है। और वैसे इसकी स्थापना कब हुई थी? 1983 में। मध्य प्रदेश की किस चीज को भौगोलिक संकेत तक स्टेटस नहीं है? तो बताइए भाई किस चीज का भौगोलिक संकेत तक स्टेटस नहीं है? ज्योग्राफिकली यानी भौगोलिक जीआई स्टेटस जिसको हम कहते हैं, जीआई स्टेटस। तो किस चीज़ को जीआई स्टेटस प्राप्त नहीं है? अपना रतलामी सेब को जो है जीआई स्टेटस प्राप्त नहीं है। किस किस चीज़ को प्राप्त है भाई? 5 चीज़ आप लोगों की हैं, जैसे बाघ प्रिंट, इंदौर चंदेरी, फैब्रिक के लेदर टॉय, और दतिया और टीकमगढ़ में महेश्वरी साड़ी। जो आप लोग के हैं ये आप लोगों का महेश्वरी साड़ी फैब्रिक, दतिया और टीकमगढ़ के वेल मेटल वेयर और चंदेरी फैब्रिक, इन तीनों को ही प्राप्त है भाई। और कपड़े के बेल मेटल वेयर को जीआई स्टेटस प्राप्त है। ठीक है, ओके, ये ध्यान रखना है। जीआई स्टेटस क्या होता है? भौगोलिक संकेत इसको हम कहते हैं। एशिया की सबसे बड़ी सोयाबीन की फैक्ट्री मध्य प्रदेश में कहाँ लगी हुई है? बताइए भाई एशिया की सबसे बड़ी सोयाबीन की जो फैक्ट्री आप लोगों की है वो एमपी में कहाँ से ऐड कर दी गई है? बताइए भाई कहाँ लगी हुई है एमपी में? तो भाई एशिया की सबसे बड़ी सोयाबीन की फैक्ट्री मध्य प्रदेश में जो है उज्जैन जिले में स्थित है। तो ऑप्शन ए के साथ आप सी के साथ आप लोगों को जाना चाहिए था। मध्य प्रदेश का किस चीज के उत्पादन में पहला स्थान नहीं है? तो बताइए भाई किस चीज के उत्पादन में पहला स्थान नहीं है? देखो बात की जा रही है मेन चावल उत्पादन की। चावल उत्पादन में हमारा जो है मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। पहला यूपी का है, दूसरा पंजाब का है। फर्स्ट की बात कर रहे थे, तो चावल में नहीं है। सोयाबीन, तिलहन, दाल में तो हम लोग हैं, लेकिन उसमें नहीं है। मध्य प्रदेश के किस पुरस्कार में सर्वाधिक राशि मिलती है? तो बताइए भाई एमपी का कौन सा पुरस्कार जो आप लोगों का है जिसमें सर्वाधिक राशि हमको उपलब्ध होती है? तो महात्मा गांधी अवार्ड में जो है सर्वाधिक राशि मिलती है, 5 लाख रुपए मिलते हैं हमको। तानसेन सम्मान की बात की जाए तो तानसेन सम्मान में सिर्फ 2 लाख रुपए मिलते हैं। कबीर सम्मान में 3 लाख रुपए मिलते हैं।
और इसमें लता मंगेशकर अवार्ड में मतलब 2 लाख मिलते हैं। गाने की जब भी बात की जाए 2 लाख रुपए मिलते हैं, बाकायदा इनमें 3 लाख और 5 लाख मिलते हैं ना। तो महात्मा गांधी अवार्ड में सबसे ज़्यादा मिलता है। ये गांधीवादी विचारधारा और शांति के लिए दिया जाता है एमपी गवर्नमेंट की ओर से, ठीक है। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर न्यूज प्रिंट पेपर मिल प्रसिद्ध है? तो ये तो सभी बता सकते हैं, नेपानगर। इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा सी वाला शहर, बुरहानपुर जिले में ये पड़ता है नेपानगर, जो आप लोगों का है SPMICL के अंतर्गत सुरक्षा पेपर मिल सुरक्षा प्रिंटिंग और मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मध्य प्रदेश की किस जगह स्थित है? बताइए भाई किस जगह स्थित है ये आप लोगों का। इससे 2-3 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके लगातार। इसमें जो है होशंगाबाद आप लोगों का राइट आंसर होना है, क्योंकि पेपर मिल सुरक्षा प्रिंटिंग और मीटिंग कॉरपोरेशन इंडिया ऑफ लिमिटेड जो मध्य प्रदेश को होशंगाबाद जिले में ही सिचुएटेड है। ओके, अगला क्वेश्चन, SPMICL की करेंसी नोट प्रेस का मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो कहाँ भाई छापे जाते हैं नोट, ये बता दीजिए। तो ये जो आप लोगों का नोट करेंसी छापने का प्रदेश का पहला कारखाना आप लोगों का देवास में स्थित है। ये ऑप्शन ए के साथ आप लोगों को जाना चाहिए था। मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध जैन तीर्थ आप लोगों का बावनगंज चूलगिरी किस जिले में स्थित है? बताइए भाई कौन सा स्थान है वहाँ पर ये स्थित है आप लोगों का। तो मध्य प्रदेश में जैन तीर्थ स्थल जो आप लोगों का है वो आप लोगों का इसमें राइट आंसर होगा ए वाला बड़वानी। जैन तीर्थ स्थल आप लोगों का बड़वानी में स्थित है, और ये जो आप लोगों का है यहाँ 15वीं और 11वीं शताब्दी के मंदिर स्थित हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की बात कर रहा है तो 29 इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 29 है, इसमें को समझाने लायक एक्सप्लेन लायक है नहीं। गुजरात की सीमा से सटे हुए मध्य प्रदेश के 2 जिले हैं, वो जिलों के नाम बताइए कौन कौन से हैं। हिंट भी किया था मैंने, अलीराजपुर जो आप लोगों का है दोनों राज्यों को टच करता है, गुजरात को और नीचे महाराष्ट्र को। इसमें अलीराजपुर और झाबुआ आप लोगों का राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश के 2 जिले जो गुजरात सीमा को सटे हुए हैं। ओके, किसका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ? आज का अंतिम क्वेश्चन है, और बताइए भाई किसका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। फिलहाल इसका जो आंसर होने वाला है कि किसका नहीं हुआ है, तो विश्वनाथ सिंह जी का नहीं हुआ है, क्योंकि इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था 1931 में। विश्वनाथ प्रताप सिंह जो आप लोग थे, इनका 1931 में उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। चंद्रशेखर आजाद का आपको पता है भाभरा ग्राम में हुआ था, ठीक है। अम्बेडकर जी का पता है आप लोगों का 14 अप्रैल 1891 को जो महू में हुआ था, वर्तमान मध्य प्रदेश में महू जिसको हम कहते हैं। और वाजपेयी जो हमारे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, इनका जो है ग्वालियर में ही जन्म हुआ था, तो इनको तो आप भूल ही नहीं सकते हो, है ना। इनका 1924 को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। इसी के साथ आज की जो है आप लोगों की क्लास है प्लस वाली कंप्लीट होती है, और मैं आपको थोड़ा सा एक बार रिवीजन बताना चाहूँगा किस किस तरीके से आप लोगों को क्या क्या चीज़ें हैं मौजूद। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आज जो हमने पढ़ा है वो पढ़ रखा है हमने एमपी की नदियों के बारे में पढ़ा था। नदियों के बारे में कोई भी परेशानी हो तो आप लोग जो पूछ सकते हो। साथ ही साथ आज आप लोगों का 3 बजे टेस्ट है, तो उस टेस्ट को जरूर दे लीजिए, क्योंकि आप लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs उसमें आप लोगों के लिए रहेंगे। एंड रेट कीजिए टेस्ट को देने के बाद कैसा आप लोगों को टेस्ट लगा, एंड कोर्स को भी रेट कीजिए, अच्छा लगा तो अच्छा दीजिए, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, है ना। सारी चीज़ों को रेटिंग करने से क्या है क्लियरिटी पैदा होती है सभी के सामने। और सभी नदियों का ये PDF आप लोगों को जो है ग्रुप पर मिल जाएगा। और रेगुलर अपना यही रहता है, एक आप लोगों का ग्राफ आता है, मीन्स एक आप लोगों का मैप आता है, कुछ एक आप लोगों के फैक्ट आते हैं, एंड आप लोगों का जो है MCQs आते हैं 20 to 30। और ये आप लोगों का जो है साइंस का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। साइंस का क्रैश कोर्स नहीं रहेगा, फुल एक्सप्लेन कोर्स रहेगा। तो वो आप लोग मेरी स्क्रीन पर जाओगे। 25 अप्रैल से क्लास स्टार्ट है, रात को 9 बजे से क्लास लूँगा। दोपहर की क्लास आपकी बंद कर दी है अभी 12 बजे वाली, तो रात को 9 बजे से क्लास होगी 9 to 10। ओके, 19 क्लासेस जो आप लोगों की है, और टेस्ट का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। आई होप आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो आप लोगों को जो है सारी चीज़ें फॉलो कर लेना है। एंड एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा यूट्यूब चैनल जो है MCG अकेडमी, यूट्यूब पर आप लोगों को मिल जाएगा रिवीजन वीडियो, इसका शॉर्ट वीडियो, तो वहाँ पर आप लोगों को इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ओके, और फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए भाई।